भाई लास्ट सेल वाली वीडियो में आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल रिस्पांस दिया, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अब S25 को भी इस गेम में लाया जाए। अब देखो iPhone 16 का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ये करीब 50 से 55 हजार के आसपास होने वाला है बिग बिलियन डे सेल में, और अगर मैं S25 की बात करूं तो ये करीब 55 हजार से लेके 60 हजार के बीच में मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है अगर मैं लास्ट ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करूं तो। अब एक्चुअल प्राइस तो हमें सेल आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर आपका बजट 50 से 60 हजार के आसपास है तो ये दोनों ही फोन्स आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, इन दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन मैंने अपने चैनल पे कर रखा है, तो वहां से जाके फुल वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं करी है। एंड ऑल्सो iOS 26 आ चुका है, One UI 8 आ चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो दोनों ही फोन्स का इन हैंड फील काफी प्रीमियम है, डिजाइन भी देखोगे तो बहुत ही सिमिलर है, मैट बैक ग्लास मिलता है, कैमरा मॉड्यूल भी आपको सिमिलर सा ही मिलता है, बस यहाँ पे आपको 3 लेंसेज मिलते हैं S25 के अंदर, एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों में ही मिल जाता है, एंड फ्रंट एंड बैक में अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, सेरेमिक शील्ड और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की, और दोनों ही अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ भी आते हैं, दोनों ही IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, तो इस मामले में दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं। अब डिफरेंस कहां आता है वो है इनकी रिपेयर कॉस्ट में। अगर आप सैमसंग का फ्रंट एंड बैक ग्लास तोड़ देते हो तो ये करीब 8-9 हजार के आसपास आपको पूरा रिपेयर होकर मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों की बात कर रहा हूं। वहीं अगर iPhone 16 के फ्रंट एंड बैक की बात करूं और इसको अगर आप चेंज करवाते हो तो ये करीब 40 से 42 हजार रुपए तक ले सकता है, और सोचो 50-55 हजार में मैं नया खरीदने की बात कर रहा हूं इसे। तो डेफिनेटली दोनों ही फोन्स को, स्पेशली iPhone को कवर वगैरह लगा के रखना, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखना, बिकॉज दोनों में ही स्क्रैचेस अच्छे खासे लग जाते हैं। iPhone 16 में थोड़े से ज्यादा स्क्रैचेस फील होंगे एज कंपेयर टू S25। मैं इन दोनों ही फोन्स को बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर ही यूज कर रहा हूं, तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बाकी यहाँ कॉस्ट से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे खासे ड्यूरेबल फोन है। मेरे हाथ से एक करीब 3-4 बार बहुत बुरी तरीके से गिरा है और इसके ऊपर हल्के फुल्के डेंट ही आए हैं, इवन ये ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से गिर चुका है, कोई भी मुझे ऐसा फिजिकल डैमेज नहीं फील हुआ। तो हाँ, अच्छे खासे ड्यूरेबल फोन्स है ये। अब देखो फिजिकली iPhone 16 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है एक्शन बटन, जिसको आप असाइन कर सकते हो वेरियस टास्क करने के लिए, कैमरा ओपन करने के लिए, फोन साइलेंट करने के लिए, इवन एप्पल इंटेलिजेंस या फिर विजुअल इंटेलिजेंस भी यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। दूसरा बटन आपको मिलता है इसके राइट साइड पे नीचे की तरफ पे, यहाँ पे है कैमरा कंट्रोल बटन, जिसकी बात हम बहुत सारे वीडियोस पे कर चुके हैं। ये बटन बेसिकली टच सेंसिटिव बटन है, इसको अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो कैमरा ओपन हो जाता है। इसको आप असाइन कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट का कैमरा ओपन करने के लिए। इवन इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ से आप विजुअल इंटेलिजेंस को भी एक्सेस कर सकते हो। ये बेसिकली गूगल लेंस जैसे काम करता है, लेकिन ये आईफोन्स के साथ थोड़ा सा अच्छे से इंटीग्रेटेड है। अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हमने iPhone 16 वाली वीडियो में बात करी थी इसके बारे में। फिलहाल बात करें S25 के बारे में, तो यहाँ पे आपको एडिशनल कोई ऐसा बटन नहीं मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, नीचे पावर की मिल जाती है, लेकिन इसका जो बड़ा एडवांटेज है वो आपको मिलेगा इसके बॉटम साइड पे, यानी कि यहाँ पे आपको मिलता है Type-C 3.2 Gen 1, जिसके कारण आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है। अगर आप अपना डेटा पेन ड्राइव SSD में डालना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट उस टास्क को निपटा सकता है एज कम्पेयर टू iPhone 16, क्योंकि यहाँ पे Type-C 2.0 मिलता है। इसके अलावा Samsung Desk जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली इसको अपने टीवी से, अपनी स्क्रीन से कनेक्ट करके और एज अ पीसी यूज कर सकते हो, जो कि ट्रस्ट में बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे iPhone 16 के पास एक और बड़ा एडवांटेज है, वो है MagSafe। अब ये MagSafe करता क्या है, बेसिकली iPhone के पीछे ना आपको मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी ऐसे माउंट कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप फोन को कहीं पे भी रख सकते हो, कार में रख सकते हो, और ये डायरेक्टली आपके फोन के पीछे स्नैप हो जाता है। तरह तरह की एक्सेसरीज मिलती हैं, जैसे कि आपको वॉलेट मिल जाता है, स्टैंड मिल जाता है, और पॉप सॉकेट वगैरह भी आते हैं, जो कि आप मैग्नेटिकली डायरेक्टली इसके पीछे कनेक्ट कर सकते हो। इवन MagSafe चार्जर्स भी अवेलेबल हैं, जिनको कि आप डायरेक्टली इसके पीछे लगा सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज, MagSafe पावर बैंक्स भी मिलते हैं, जो कि आपके फोन के पीछे इस तरीके से स्नैप हो जाते हैं और आपके फोन को चार्ज रखते हैं। अब इन सारी एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए भाई सैमसंग में पीछे एक रिंग चिपकानी पड़ती है, तब जाके काम करता है, जो कि इतना सेफ नहीं होता। दोनों ही फोन्स के डिस्प्लेस की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर से डिस्प्ले हैं। ऑब्वियसली सैमसंग ही डिस्प्ले बनाता है आईफोन की, तो ओवरऑल आईफोन में OLED एंड यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही बहुत ही क्रिस्प शार्प डिस्प्ले हैं। हालांकि अगर मैं पिक्सल पर इंच डेंसिटी की बात करूं तो वो आईफोन की ज्यादा है, 460 ppi एज कंपेयर टू 416 ppi ऑन द सैमसंग। लेकिन यहाँ पे आईफोन के पास एक बड़ा डिसएडवांटेज है, यहाँ पे ये सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज स्विच कर सकता है अपनी रिफ्रेश रेट को। वहीं आईफोन 60 हर्ट्ज पे स्टक्ड है। अब ये डिफरेंस आप साइड बाय साइड देख सकते हो, जब भी आप कुछ स्क्रॉलिंग करते हो, किसी ऐप पे स्क्रॉल कर रहे हो या फिर नॉर्मली आइकन स्क्रॉल कर रहे हो, ये डिफरेंस आप साफ देख सकते हो, आंखों में भाई दिखता है ये चीज। और ये अगर आप iPhone 16 पहले से यूज करो तब तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कोई 120 हर्ट्ज वाला फोन यूज करके फिर इस पे आते हो, भाई डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है एंड आंखों में ना थोड़ा सा चुभता है। इसके अलावा मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वहां पे भी सैमसंग आगे निकल जाता है। वहां पे प्रोवाइड करता है 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस एज कंपेयर टू 2000 निट्स। हालांकि ब्राइटनेस में iPhone 16 कहीं से भी आपको कम नहीं लगेगा, बात ये है कि सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरी चीज जिसमें iPhone थोड़ा सा आपको आउटडेटेड सा फील करवा सकता है, वो है इसकी बड़ी बड़ी बेजल्स। सैमसंग बहुत ही छोटी बेजल्स, इवन ना के
बराबर बेजल्स ऑफर करता है। ऑन द अदर हैंड आईफोन के ऊपर आपको ये बड़ी बड़ी बेजल्स मिलती हैं और ये जो बड़ा सा डायनामिक आइलैंड है इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। अब देखो इस कम अच्छे डायनामिक आइलैंड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन शो कर देता है, एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो वो शो कर देता है, किसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हो उसको मिनिमाइज कर सकता है ये। इवन यहाँ पे आप मल्टीपल एप्स को भी एज अ डॉक यूज कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाल रहे हो वो अपलोड कर रहे हो तो वो ऊपर शो कर देता है। इस तरीके से जो डायनामिक आइलैंड है ना बहुत सारी चीजें कर सकता है एंड आईफोन यूजर्स को थोड़ा थोड़ा मल्टीटास्किंग वाला फील प्रोवाइड करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड सैमसंग प्रॉपर मल्टीटास्किंग करवा सकता है। 2 एप्लीकेशंस को एक साथ यूज कर सकते हो उसमें साइड बाय साइड। तो हाँ भाई दोनों के फायदे भी हैं नुकसान भी है। इवन डायनामिक आइलैंड की बात हो रही है ना तो सैमसंग भी अपना डायनामिक आइलैंड लेके आता है, लेकिन वो ऊपर नहीं वो नीचे लेके आता है लॉक स्क्रीन के अंदर एंड इसको नाव बार कहता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एप्स की नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर डायनामिक आइलैंड से कंपेयर करें तो वो नेक्स्ट लेवल काम करता है। अब दोनों के परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों के अंदर ही 3nm का चिपसेट मिल जाता है A18 एंड 8 Elite। हालांकि हमने इन दोनों ही चिपसेट को इन डेप्थ में कंपेयर किया था इनके फुल कंपेरिजन में, तो वहां से जाके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। फिलहाल मैं ऊपर से बात करने वाला हूं। देखो दोनों ही प्रोसेसर्स बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये इनके हार्डवेयर ना थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं इसके सामने, बिकॉज इनकी जो फुल पोटेंशियल है उनको ये यूज ही नहीं कर पाता। अब 8 Elite इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो iQOO 13 जैसे फोन्स के अंदर या फिर OnePlus 13 S25 Ultra जैसे फोन्स के अंदर अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। वो ये फोन उतना अच्छे से कैपेबल नहीं है प्रोवाइड करने के, लेकिन हाँ फिर भी ये 120 FPS तक की गेमिंग करवा सकता है। उतनी कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी अच्छी खासी करवा देता है। 90 FPS पे ये बेटर गेमिंग करवा सकता है। इवन इसके अंदर हीटिंग के भी इश्यूज हैं, बिकॉज छोटा फॉर्म फैक्टर है तो वहां पे डेफिनेटली हीटिंग के थोड़े बहुत इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले ये 90 FPS तक बड़ा फ्लुएंटली करवा सकता है। ऑन द अदर हैंड आईफोन 16 सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है इसके डिस्प्ले के अंदर, जिसके कारण ये बाउंडेड है सिर्फ 60 FPS तक, जबकि इसका जो चिपसेट है वो भाई 120 FPS तक की गेमिंग करवा सकता है, लेकिन ये सिर्फ 60 FPS पे स्टक्ड है। हाँ 60 FPS कंसिस्टेंट करवा देता है, कोई भी लैग वगैरह जिटर वगैरह फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाई सिर्फ 60 हर्ट्ज की गेमिंग कर सकते हो इस फोन के अंदर। हाउएवर दूसरी चीजें डे टू डे टास्क बड़े आराम से कर सकता है, तो वहां पे कोई भी कंप्लेन नहीं है। दोनों ही फोन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। डे टू डे टास्क मक्खन की तरह दोनों में ही आराम से आप कर सकते हो, तो वहां पे कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग का सोच रहे हो तो S25 की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, एक और फैक्टर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनके AI फीचर्स की, एप्पल इंटेलिजेंस एंड गैलेक्सी AI की, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे iOS 26 की एंड One UI 8 की। अब देखो iOS 26 एंड One UI 8 के ऊपर हमने ना सेपरेट वीडियोस बना के रखी हुई है, तो वो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। अब देखो अभी तक सैमसंग AI के मामले में टॉप नॉच रहा है एंड हाँ अगर आज भी आप पूछते हो तो ये टॉप नॉच ही काम करता है। इसका AI ट्रांसलेट, AI ट्रांसक्रिप्ट, AI कॉल ट्रांसक्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इवन इसका जो ऑब्जेक्ट इरेजर है वो तो नेक्स्ट लेवल काम करता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी रील्स देखी होंगी आपने इस मामले में। चाहे चैट असिस्ट हो, नोट असिस्ट हो, बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। वहीं अब एप्पल इंटेलिजेंस के साथ iOS 26 के अंदर भी आपको नेक्स्ट लेवल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइव ट्रांसक्राइब का फीचर मिल जाता है, जो कि फेस टाइम एंड ऑडियो कॉल के वक्त भी काम करता है। जो भी आपकी बात हो रही है वो ट्रांसक्राइब करके आपको आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में शो कर देता है। इसके अलावा मेरा फेवरेट फीचर स्क्रीन इनकमिंग कॉल का फीचर मिल जाता है, यानी कि कोई भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है तो आपके बिहाफ में AI उससे बात करके और पूछेगा कि आपकी कॉल का पर्पस क्या है। तो फोन आने से पहले ही आपको स्क्रीन में पता चल जाएगा कि ये बंदा मुझसे क्या बात करना चाहता है और मुझे ये फोन उठानी चाहिए या फिर नहीं। बाकी इसके अंदर अब कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है, हालांकि iOS 18 के अंदर ही मिल जाता था, बट हाँ कवर करना जरूरी है। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नोट्स के अंदर सेव होती है, तो हाँ वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से कॉल रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। ऑल्सो ऐप लॉक का फीचर भी है, ऐप हाइड का फीचर भी है। तो अब जो प्रॉब्लम्स रहती थी ना पहले वाली कि आईफोन के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हाँ वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है एंड AI फीचर्स के मामले में भी ये कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, इन सब की मैं बात कर चुका हूँ। राइटिंग टूल्स में अभी भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। थर्ड पार्टी एप्स के अंदर अगर राइटिंग टूल्स आ जाएं, जैसे कि मुझे ग्रामर करेक्ट करवानी है तो भाई वहीं व्हाट्सएप के अंदर ही हो जाए, मुझे कहीं दूसरे नोट्स के अंदर ना जाना पड़े, तो और भी ज्यादा बेहतर होगा एंड मुझे लगता है कि टाइम के साथ ना ये और इंप्रूव होता जाएगा। बाकी मैंने आईफोन 15 वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसके बहुत सारे अल्टरनेट ऐप भी हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हाँ भाई आज की डेट में दोनों के ही अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर कस्टमाइजेशंस की बात करूं तो वो आज भी आपको सैमसंग के अंदर नेक्स्ट लेवल मिलते हैं, स्पेशली अगर आप वहां पे गुड लॉक यूज करते हो तो। बाकी दोनों ही फोन्स ना बहुत छोटी छोटी बैटरीज ऑफर करते हैं। सैमसंग 4000 mAh, यहाँ पे 3561 mAh के आसपास मिलती है। अब यहाँ पे चार्जिंग स्पीड ना 25
25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है सैमसंग के अंदर, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। लेकिन वहीं आईफोन के अंदर आपको वायर्ड चार्जिंग सेम ही मिलती है। 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप 4.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल बैटरी बैकअप बताऊं तो वो आपको आईफोन 16 के अंदर बेटर देखने को मिलेगा। इसके दो रीजन है। पहला है बेटर ऑप्टिमाइजेशन, जिसके कारण एप्पल का खुद का यूआई है, खुद का हार्डवेयर है, तो जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है। दूसरा रीजन है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। यहाँ पे कोई भी 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज तक इसको पुश करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। बाकी सैमसंग को अभी भी इंप्रूव करने की जरूरत है। बड़ा बैटरी साइज होने के बाद भी ये उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं प्रोवाइड करवा पाता। ये करीब 4 साढ़े 4 5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर देगा आपको, वहीं एप्पल 6 साढ़े 6 घंटे तक भी स्क्रीन टाइम दे देता है। और हाँ गाइस, यही वो सेक्शन है जो मैंने गेमिंग के वक्त आपको बताया था। भाई गेमर्स को अच्छी खासी बैटरी की जरूरत होती है, इवन फास्ट चार्जिंग की जरूरत होती है, जो कि दोनों ही नहीं है सैमसंग के अंदर। तो इस चीज को माइंड में रखना, 2-3 बार चार्ज करना पड़ सकता है फोन। अब बाकी इनके कैमरास को भी हमने इन डेप्थ में कंपेयर किया हुआ है इस वाली वीडियो में, तो जाके वो भी देख सकते हो। शॉर्ट में बताऊं तो देखो सैमसंग के पास ना 2 एडवांटेजेस हैं। पहला है टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज, दूसरा है 8K रिकॉर्डिंग का एडवांटेज। ये दोनों ही एडवांटेजेस आपको आईफोन के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके खुद के एडवांटेजेस भी अलग हैं जो कि अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, वीडियोस का ऑप्शन तो मिलता ही है, मतलब कि ये सैमसंग से बेटर वीडियो शूट कर सकता है। इवन कई हद तक तो ये फोटोज में भी कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है एज कम्पेयर टू सैमसंग। लेकिन अगर आपको एक रिलायबल वीडियो कैमरा चाहिए तो मेरे हिसाब से आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप फोटोग्राफी बेस्ड हो, अगर आप फोटोग्राफी ज्यादा करना पसंद करते हो, तो मेरे हिसाब से सैमसंग उस केस में ज्यादा बेहतर निकल के आता है। ऑल्सो टेलीफोटो लेंस इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। बाकी पूरा कंपैरिजन यहाँ देख सकते हो। इवन सैमसंग के पास एक और बड़ा एडवांटेज है कि ये S-Log में रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि सिर्फ आईफोन 16 प्रो 15 प्रो वाली सीरीज कर सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। नॉन प्रो फोन में यानी कि चाहता तो सिर्फ S25 अल्ट्रा के अंदर दे सकता था सैमसंग, लेकिन उसने S25 और S25 प्लस के ऊपर भी ये इंटीग्रेट किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हाँ, अगर आप S-Log में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो सैमसंग एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर इतना ज्यादा नहीं है, आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए, ग्रेडिंग वगैरह नहीं करनी, तो उस केस में आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बात करी कुछ अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दोनों ही फोन्स के बारे में। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आपकी चॉइस कौन सी है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कौन सा फोन चूज करोगे, और अगर आपके पास चॉइस हो दोनों में से एक खरीदने की, तो आप कौन सा फोन खरीदना पसंद करोगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो किसमें चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।